बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन। कल 26 मई बरोज़ इतवार दिन दोपहर 12:30 बजे बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान को बेगुनाह जाली झूठे केसों में जेल में रखने के खिलाफ एक मुजाहरा करने जा रही है, एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। आप अगर ब्रसल्स में रहते हैं या उसके गिरदोनवा में, या आप आसानी से अगर कल 12:30 बजे वहां पर पहुंच सकते हैं दोपहर को, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं भी वहां पर मौजूद हूँगा, मैं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा हूं। आप तशरीफ़ लाइए ताकि हम मिलकर पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो 25 मई की मुनासबत से ही है। आज 25 मई है और पूरे 2 साल हो गए उस फस्तायत को जो शुरू हुई थी। असल में पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म सितम जबर का बाजार गर्म 25 मई 2022 को शुरू किया गया था। याद कीजिए, जब इमरान खान ने एक मार्च किया था, वो पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे। फिर हमारे काफिले जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए थे। जब आपने याद होगा, लाहौर के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जिसमें पुलिस ने हमारे एक वर्कर फैसल को शहीद किया था। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को किस तरीके से उसके ऊपर लाठीचार्ज किया था, गाड़ी पूरी तोड़ दी थी, उन्हें भी चोटें पहुंचाई थी। और किस तरीके से पूरे पंजाब के अंदर पुलिस ने चादर चार दीवारी को पामाल कर दिया था। याद कीजिए, वो बहावलपुर के अंदर एक चीखती रोती हुई छोटी बच्ची जिसका वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, और पुलिस सुबह 4 बजे उनके घर दीवारें फलांग कर चली गई थी, चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए। पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान की तारीख में वो बदतरीन वाकयात हुए थे जो पहले पाकिस्तानियों ने नहीं देखे थे। आज उस सारी बात को पूरे 2 साल हो गए हैं, और इन 2 सालों में फिर क्या कुछ नहीं हुआ, हमने सबने क्या कुछ नहीं देखा। और हमने अरशद शरीफ शहीद को शहीद होते देखा, हमने ज़िले शाह को शहीद होते देखा, हमने इमरान खान पर कातलाना हमले देखे, हमने 9 मई का वाक़या करवाया जाता देखा, हमने हाल ही में ख्वाजा सराओं को भी मैदान में उतरते देखा, और हमने देखा कि कैसे ख्वाजा सराओं को इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों पर हमले किए जा रहे हैं और इमरान खान को जाली झूठे केसेस में जेल में रखा गया। यहीं तक नहीं, हमने इद्दत में निकाह जैसा घटिया इल्ज़ाम और केस चलते हुए भी देखा। हमने पूरी पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए 9 मई के अंदर बेकसूर 13,000 पाकिस्तानियों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। 100 से ज़्यादा ख़वातीन को कई महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। आपने ये सब कुछ देखा, और मकसद इसका एक ही था कि चौधरी निज़ामुद्दीन अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान, जो कि पॉपुलर थे, अवाम के दिलों में थे, उनको हटाने के लिए सब कुछ किया गया था। तो आज का दिन 25 मई 2022 के शहीदों के नाम और उन खवातीन के नाम, उन वर्कर्स के नाम जिन्होंने जमकर मुकाबला किया था, और इस दिन से ये फस्तायत शुरू हुई थी। अब तो कहा जाता है ना अक्सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 9 मई किया गया, रियासत पर हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, GHQ पर हमला किया गया। तो कोई इनसे पूछे कि 25 मई 2022 को किसने किस पर हमला किया था, क्या उस दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी उसके ज़ुम्मे कोई झूठा सच्चा इल्ज़ाम आपका है कि उन्होंने फलां जगह पर हमला किया था? तो उस दिन चादर चार दीवारी किस तरह से पामाल हुई थी, उस दिन हमारे एक वर्कर को अटक पुल के ऊपर कैसे शहीद किया गया था, उस दिन हमारे फैसल नामी वर्कर को लाहौर में कैसे शहीद किया गया था, जो सब कुछ उस रात हुआ था, वो सब कुछ क्या था, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि 25 मई 9 मई एक बहाना था। असल निशाना इमरान खान और उसके वर्कर्स और उसकी पार्टी थी, और ये काम 2022 से ही शुरू हो गया था, 9 मई से बिल्कुल पूरा 1 साल पहले। तो बहरहाल अब मामला जो है वो ख्वाजा सराओं तक आ गया है। अब चोरियों और डकैतियों में मुलव्वस लोग जो हैं उनको छोड़ा जा रहा है, लोगों के ऊपर, लोगों के घर लूट लिए जाते हैं, लोगों की बेटियों के जेवर लूट लिए जाते हैं, जहेज़ लूट लिया जाता है, और ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह किए गए हैं। तो आज हमने कहा कि वीलॉग का स्टार्ट करते हैं याद करने पर कि 25 मई 2022 को क्या हुआ था। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है और शर्मनाक है एक पाकिस्तानी के तौर पर।
पहले हमने चंद दिन, चंद हफ्ते या चंद महीने कहना पड़ेगा, चंद महीने पहले हमने गोजरा में होने वाले ये वाकयात देखे थे जहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जुल्म का बाजार गर्म किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से, बदकिस्मती से, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुत्व वाले जो हैं वो मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म करते हैं। उसकी हमें समझ आती है, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहां पर हमें समझ नहीं आती और हमारे अंदर एक हैवानियत आ जाती है और हम उन्हें तशद्दुद का शिकार करते हैं। अब इस दफ़ा सरगोदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो जुल्म का निशाना बनी है। इससे पहले जड़ावाला में, उससे पहले गोजरा में, जैसा मैंने आपको कहा, जड़ावाला के ऊपर काजी साहब ने, आपको याद होगा उस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं थे, फिर भी वो पहुंच गए थे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हैसियत से। वो आपको पता ही है कि वो पूरे का पूरा ड्रामा करते हैं, तो ड्रामा करने जड़ावाले जा पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक सोमोटो लिया था, लेकिन आज तक उसका कोई फैसला नहीं किया। कहते हैं, ये काजी साहब ने खुद कहा था कि अगर फैजाबाद धरने के ऊपर को फैसला कर लिया जाता तो 9 महीना होता। ये काजी साहब का फरमान है। तो अब काजी साहब को कौन शर्मिंदगी दिलाएगा कि अगर आपने जो सोमोटो लिया था और आपने जड़ावाला वाकया के ऊपर जो जिम्मेदार थे उनको सजा दी होती तो आज फिर सरगोदा वाकया ना होता। जड़ावाला वाकया को तो कारपेट के अंदर कर दिया गया, ये कह के कि इसके पीछे हिंदुस्तान है, आईजी पुलिस ने कह दिया था। अब आप बताइए कि सरगोदा में कौन इसके पीछे है? क्या इसके पीछे भी हिंदुस्तान है? आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सरगोदा में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का घर था, सलमान नामी शहरी, जिसकी जूतों की फैक्ट्री थी और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में थोड़ा सा ज़्यादा आसूदा हाल था। मीन अपर मिडिल क्लास से होंगे, एक छोटी फैक्ट्री का मालिक था और कहा जाता मुबैना तौर पर कि उनके वालिद ने एक बॉक्स था जिसके अंदर अखबारात थी और शायद कुरान करीम के भी कुछ हिस्से उसमें होंगे। और गलत फहमी की बिना पर, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिपोर्टेडली, ये जो वहाँ से रिपोर्ट हो रही है, लोकल लोग हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने उन अखबारात को जलाया और किसी ने अफवाह उड़ा दी कि इसके अंदर कुरान करीम के हिस्सों को भी जला दिया गया है। कुरान करीम की जो चीज़ें उसके अंदर पड़ी थी, आपको पता है कि कई दफ़ा अगर कोई औराक फट जाए तो वो उसमें डाल दिए जाते हैं डब्बों में। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। बस फिर क्या हुआ? फिर हम ये थोड़ी सोचते हैं कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें ये तलकीन की हुई है कि आपने अक़लियतों का ख्याल रखना है। उसके साथ साथ उन्होंने तलकीन की हुई है कि कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर है और साथ साथ ये तलकीन की हुई है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, कानून में पूरा मौका देना है। मीन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदालतें थीं, जो उनके काजी थे, वो किसी को सुने बगैर सज़ा नहीं देते थे। यक तरफा फैसले वहाँ नहीं होते थे। मदीना की रियासत में कोई बहुत बड़ा होता था या बहुत छोटा होता था, उसे इंसाफ तक मुकम्मल फराहमी दी जाती थी। लेकिन हमें वो सब भूल गया है। हम पर ताकत का नशा चढ़ा हुआ है और जो हमसे कमज़ोर होता है उसके बारे में हम फौरी इंसाफ करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बहावल नगर वाक़े के ऊपर, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन में ताकत है, तो फौज वालों ने थाने में जाकर पुलिस की दुर्गत बनाई थी और फौरी इंसाफ डिस्पेंस किया था। पुलिस को जो है वो अनहर्ड पनिश कर दिया गया था। उनकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं सुनी गई थी क्योंकि ताकतवर था तो ताकतवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उन्होंने जाकर चढ़ाई की और वहां पर फेंटी लगाई और सब कुछ क्या हुआ था वो आपके सामने। अब यही नहीं, यही पुलिस जो है ये भी यही करती है। इन्होंने भी अभी हाल ही में, याद कीजिए, जब पाकपतन के एक शहरी का फैसल बट नामी ताजर से पैसे का लेन देन था और लाहौर में ये बूरेवाला की पुलिस ने छापा मारा, पाकपतन बूरेवाला की। आगे से फैसल बट के छोटे भाई ने समझा कि डाकू आ गए, उसने फायरिंग की जिससे एक पुलिस वाला वहीं पर हलाक हो गया। पुलिस वाले वो लाश छोड़कर भाग गए और थाना नवाब टाउन जाकर पुलिस की और नफरी साथ थी। दोबारा छापा मारा, ये नहीं माना कि हमने गलत घर की दीवार फलांगी थी, बल्कि फैसल बट जो थे उनका भाई उस वक्त तक घर से जा चुका था। फैसल बट ने फायरिंग भी नहीं की थी, उसके बावजूद फैसल बट को निकाल कर वहीं पर फौरी इंसाफ फराहम किया था उन्होंने भी। मतलब कि वो थी तो नाइंसाफ़ी, मैं ये तंजन कह रहा हूं कि वहीं पर उन्होंने फैसल बट को उसके बच्चों के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। और पुलिस अगले दिन अपने पुलिस वालों को अवार्ड दे रही थी, उनके इकबाल बुलंद कर रही थी, ये माने बगैर कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया था। तो आपने देखा कि चौधरी निज़ामुद्दीन सबसे ताकतवर, उसने पुलिस को छितर मारे जब उसका दिल किया। फिर पुलिस ताकतवर, उसने आम आवाम में पैसे के लेन देन पर एक शख्स के घर में घुसकर उसे कत्ल कर दिया।
और अब आप तीसरा लेवल देखें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जो आम पब्लिक है, जो वैसे पिसी हुई है, चौधरी निजामुद्दीन से भी जूते खाती है, पुलिस से भी जूते खाती है, हर ताकतवर से जूते खाती है, लेकिन क्योंकि अब दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी थी और वो कमज़ोर थी इनसे, तो ये ताकतवर थे, तो इन्होंने भी वही लॉ, फिजिक्स का वही लॉ इन्होंने भी अपनाया है। बदकिस्मती से पाकिस्तानी फिजिक्स कहूँगा इसे मैं, दुनिया में तो ऐसी फिजिक्स नहीं है। वही लॉ इंप्लीमेंट किया है जिसमें ताकतवर ने जो है वो जो कमज़ोर है उसके ऊपर जुल्म करना ही करना है, अपनी पावर को अब्यूज़ करना ही करना है। तो ये जो अक्सरियत है मुसलमानों की जो इस मुल्क में, उन्होंने आज एक अक़लियत को जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। पहले तो उन्होंने सलमान जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और उनके वालिद का नाम नवीद है, नवीद को पहले तो पकड़ के बहुत सारी फेंटी लगाई, अदमुआ किया, और कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद वो जान से चले गए और कुछ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो जिंदा हैं लेकिन बहुत शदीद चोटें आई हैं। और फिर उनके घर को आग लगा दी, फिर उनकी फैक्ट्री को आग लगा दी, कुछ उनके पल्ले नहीं छोड़ा। और ये नहीं सोचा, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि आपको कोई हक नहीं देता कि आप कानून को हाथ लें, कुछ भी हो जाए। आपको किसी सूरत कोई हक नहीं देता कि आप कानून को हाथ में लेकर खुद ही जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएं और वहीं पर इंसाफ को जो है वो डिस्पेंस कर दें। ये आपको कोई हक नहीं देता। पाकिस्तान का आइन, कानून, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, उसके अंदर कवानीन है। अगर कोई तौहीन मज़हब करता है, तौहीन कुरान करता है, तौहीन किसी भी चीज़ की होती है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के कवानीन है, उनके मुताबिक कार्रवाई होती है और होनी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं पहुंचता। और ये जो हक अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, ये कमज़ोर पर करते हैं, अपने से ताकतवर पर कभी ये हक हम इस्तेमाल नहीं करते। और कमज़ोर पर इसलिए करते हैं कि हमें कोई उसका डर नहीं होता कि हमें इसका कहीं पर जवाबदेह होना पड़ना है। तो बहरहाल आज जो कुछ सरगोदा में हुआ उससे हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। मैं ज़ाती तौर पर बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ अब ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ स्पेशली। हमें अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस्लाम की सही जो एसेंस है, रूह है, उसको देखने की ज़रूरत है। और ये देखने की ज़रूरत है कि आप इस तरीके से किसी पर तशद्दुद की पॉलिसी जो है वो नहीं अपना सकते। रियासत भी इस पर फेल हुई है। अगर जड़ावाले के लोगों को मुनासिब सज़ा दे दी जाती तो आज ये वाक़या ना होता। तो बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर बहुत ही परेशान हूँ इस सारे मामले से। लेकिन रियासत तो और चीज़ों में महव है, वो तो आपको पता है कि जाली कैमरे लगाकर और लोगों की फौश फिल्में बनाकर लोगों से अगवा बराए बयान और पता नहीं क्या कुछ, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारी कोई ख़ास तवज्जो है नहीं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं, और वो है कि केपी के गवर्नमेंट ने बजट दे दिया है। जी हाँ, केपी के गवर्नमेंट ने, यह पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने वफाक से पहले बजट दे दिया। अब क्या कानून में कहीं लिखा है कि सूबे जो हैं वो इंतज़ार करेंगे और वफाक के बाद बजट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में किया जाता है कि पहले वफाक बजट देता है और वो तय कर देता है पैरामीटर्स, और सूबों को फिर उन्हें फॉलो करना पड़ता है। बादल नखास्ता सूबों का दिल हो या ना हो, सूबों को उसी तरह का बजट देना पड़ता है। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी है अपने माली मामलात पर, और कानून और आइन उन्हें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो बजट वफाकी हुकूमत से पहले देना चाहें तो पहले दें, बाद में देना चाहें तो बाद में दें। तो केपी के हुकूमत ने एक एक्सीलेंट मूव की है और उन्होंने एक बेहतरीन बजट दिया है जिसमें अवामी फलाह के बहुत सारे मंसूबे हैं। हेल्थ कार्ड की जो अमाउंट है वो डबल कर दी है, 10 लाख से 20 लाख कर दी है। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा पैसा लग रहा है। जो उनका सरप्लस है उसको भी उन्होंने बेहतर तरीके से कंज्यूम करने का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत जो है वो बजाय इसको ये मानने के कि केपी की हुकूमत ने एक बेहतरीन बजट दिया और उन्होंने जो उनको कानून ने आज़ादी दी है, कानून ने जो उनको एक प्रेरोगेटिव दिया है कि वो जब चाहें अपने सूबे का बजट दें, उसको मानने के बजाय कह रहे हैं ये मुल्की सलामती के साथ खेल रहे हैं। हमारी समझ से बाहर है कि एक सूबा अगर अपने वसाइल जो उनके पास हैं, जो बजट उनके पास है, उसका ऐलान करता है तो ये मुल्की सलामती के साथ इसका क्या लेना देना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो राणा सनाउल्लाह के बयानात है। राणा सनाउल्लाह आजकल आपको पता है कि बड़े ख़ास किस्म के बयानात दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई की अगर सारी शर्तें मान जाएं तो फिर हम जेल में होंगे और वो हुकूमत में होंगे। असल में अपने अंजाम का राणा सनाउल्लाह को पता है और इसीलिए ये परेशान है। प्रेशर यही डालते हैं दिन रात के किसी तरीके से इमरान खान जो है वो एनआरओ ले ले, मान ले, इनकी हुकूमत की लिजिटिमेसी मान ले,
चौधरी निज़ामुद्दीन की लेजिटिमेसी मान ले और इनको अगले 2-3 साल हुकूमत करने दे। जब 2-3 साल हुकूमत के लिए मान लेगा तो फिर जोड़ तोड़ हो जाएगा, कोई नैब के केसेस नहीं खुलेंगे, सब कुछ सोलिडिफाई हो जाएगा और ये पतली गली निकल जाएंगे। और इनकी कोशिश है कि इमरान खान किसी ना किसी सूरत ये बात मान ले। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पीटीआई के तमाम हमने बातें मान ली तो फिर हम तो जेल में होंगे, वो हुकूमत में होंगे, वो हमें हुकूमत में चाहते ही नहीं, तो फिर हम उनसे मुज़ाकरात किस चीज़ के करें। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन वो हमारी हुकूमत को माने और वो हमारी लेजिटिमेसी हमें मतलब के दें। और दूसरी बात, उन्होंने उनसे पूछा गया, नईम अशरफ भट्ट ने ये इंटरव्यू लिया उनसे, ARY के अच्छे सहाफ़ी हैं, मैंने पहले भी उनको बहुत दफ़ा रिकमेंड किया आपको। तो नईम अशरफ भट्ट ने उनसे कहा कि आप नवाज शरीफ जो हैं वो सदर बन गए हैं नून लीग के, तो क्या वो मज़ाहमती बयानियाँ लेकर आएंगे, क्योंकि नून लीग के नए सदर हैं नवाज शरीफ, तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट को इज्जत दो और दोबारा मज़ाहमती बयानियाँ लाएंगे। तो उस पर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जब फ़ौज अपने दायरा इख्तियार में काम करने को पहले से तैयार है तो फिर मज़ाहमत करने की क्या ज़रूरत है, हम मज़ाहमती बयानियाँ नहीं लाएंगे। मतलब राणा सनाउल्लाह जो आपको चंद हफ्ते पहले कह रहे थे कि हम नया बयानिया लेके आ रहे हैं, इंतज़ार कीजिए, देख पका रहे हैं, वो असल में वजारत लेना चाहते थे। अब उनको वजारत मिल गई है, उनको उनकी कीमत मिल गई है, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम किसी किस्म का मज़ाहमती बयानिया नहीं ला रहे। अब जो दूसरी बात है वो राणा साहब ने ये कही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अगर डायलॉग से इनकार करेगी तो फिर उनको ख्वाजा सराओं से मुकाबला करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किससे इस टाइम, आप सबको पता है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो 4-5 लोग बैठे हैं जो अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की पूरे के पूरे इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठे चंद लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है उनसे। अब राणा सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होंगे, मतलब कि अगर इमरान खान NRO नहीं मांगेगा, मतलब कि अगर इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, इमरान खान जैसे पहले हुक्मरान पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेकते थे, इमरान खान वो नहीं करेगा, तो फिर आपको ख्वाजा सराओं से लड़ना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़ुबानी बात की है राणा सनाउल्लाह ने। अब लड़ना तो तहरीक इंसाफ को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों के साथ पड़ा हुआ है, तो अब ख्वाजा साहब अपना राणा सनाउल्लाह क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ख्वाजा सरा कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मुझे नहीं समझ, हम नहीं कह रहे, ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर आपने मुफाहमत ना की तो आपको ख्वाजा सराओं से लड़ना पड़ेगा। तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, तो फिर क्या ये ख्वाजा सरा उनको कह रहे हैं? ये क्या तंजन कह रहे हैं या ये धमकी दे रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ख्वाजा सरा? ये राणा सनाउल्लाह से पूछना पड़ेगा, या राणा सनाउल्लाह अपना कोई पुराना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को तहकीर करने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा सरा कह के। ये हम नहीं कह रहे, ये राणा सनाउल्लाह का बयान है कि अगर PTI जो है उसने मुज़ाहमत की अपना मुफाहमत की बजाय मुज़ाहमत की और उन्होंने डायलॉग करने से इनकार किया तो फिर मुकाबला ख्वाजा सराओं से ही होगा। मेरे ख्याल में तो अगर इनकी शर्तें मानने से, NRO लेने से इमरान खान ने जो इनकार किया हुआ है ये कंटिन्यू रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ये सियासी जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन राणा साहब कह रहे हैं कि नहीं, ख्वाजा सराओं से लड़नी पड़ेगी। तो अब राणा साहब से पूछना पड़ेगा कि वो किसको ख्वाजा सरा कह रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने क्विकली रखनी है कि SP सिटी जोन इस्लामाबाद खान ज़ेब महमद, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है पूरे मुल्क के अंदर, जहां पर वो बुजुर्ग सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है और जो बहुत सरगर्म रहते हैं इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने पर, मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाने पर, मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ उठाने पर, इसी तरीके से आजकल वो सेव दी गज़ा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट के ऊपर याद कीजिए एक शराबी ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी थी और 2 लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया था। उस प्रोटेस्ट के मकाम के ऊपर ये जो SP हैं खान ज़ेब महमद, इसने उंगली उठाई हुई है और मुंह से थूक निकल रहा है और आंखों से खून निकल रहा है और इस तरीके से बदतमीज़ी कर रहा है सेनेटर मुश्ताक के साथ कि आज पूरा पाकिस्तान इस SP पर थू थू कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ये फ़ौज से इनका ताल्लुक है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने आर्मी की वर्दी भी पहन रखी है और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब हमें नहीं पता कि आर्मी से सिविल ब्यूरोक्रेसी में आए हैं या सिविल ब्यूरोक्रेसी से इन्होंने फ़ौज में जाके कोई कोर्स किया है, लेकिन इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे है जहां पर इन्होंने फ़ौज की वर्दी ज़ेब-ए-तन की हुई है और ये जो उंगली दिखा रहे हैं सेनेटर मुश्ताक को, इस बदतमीज़ी पर पूरी
कौम इनकी लान तान कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि SP खान ज़ेब महमद को इसका कोई असर होगा। बहरहाल उनके पेरेंट्स को ज़रूर इन्हें समझाना चाहिए कि बुज़ुर्गों के साथ इस बदतमीज़ी से, इस बेशर्मी के साथ पेश नहीं आना चाहिए। हामिद मीर साहब से लेकर तमाम लोगों ने इस पर ट्वीट किया है और देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे चलता है। बहरहाल फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मैंने आपको दोबारा याद करवाना है कि कल बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में दोपहर 12:30 बजे, कल 26 मई बरोज़ इतवार, हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँगा। अगर आप ब्रसल्स में या उसके गिरदोनवा में रहते हैं और दोपहर 12:30 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं या 1 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए, ताकि हम सब मिलकर, मैं भी वहाँ आपके साथ हूँगा, ताकि मिलकर हम पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ और इमरान खान के हक़ में आवाज़ उठा सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।